आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। नमस्कार, माइनिंग टेक्निकल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में TGMS द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो न सिर्फ अधिकारियों व पदाधिकारियों के लिए है बल्कि आम मजदूर व कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हमेशा की तरह देर न करते हुए चलिए कुछ नया सीखते हैं। बारहवीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 28 और 29 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था। आगे कुछ भी जानने से पहले नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ी पूर्व जानकारी जान लेते हैं। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम त्रिपक्षीय मंच है, जिसकी शुरुआत 1958 में ECL के चिनाकुरी कोलियरी में एक्सप्लोजन के बाद शुरू हुई थी। अभी तक कुल ऐसे 11 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की भूमिका और इतिहास। अभी बात कर लेते हैं 12वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन 2 भागों में बटा था। एक भाग था 11वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन अमल होने की स्थिति की समीक्षा व दूसरा भाग था 12वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 12वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको 11वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन अमल होने की स्थिति की समीक्षा के बारे में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप पूरा PDF डाउनलोड कर जान सकते हैं। तो सबसे पहले 12वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन के बारे में सिफारिश किए गए विषयों के बारे में बात करते हैं। इस सम्मेलन में कुल 5 विषयों पर सिफारिश दी गई है। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, नंबर 2 रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन माइनिंग सेक्टर, नंबर 3 प्रिवलेंस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस सिलिकोसिस अमॉन्ग्स्ट वर्कर, डस्ट कंट्रोल मेजर्स, 4th strategies for disaster prevention in coal mines, and the 5th is occupational safety and health issues of contractual workers। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ चुनिंदा महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है व आम मजदूरों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और वहां से पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी विषय के ऊपर। इसमें मौजूदा ट्रेंड व इम्प्रूवमेंट की स्ट्रैटेजी के ऊपर चर्चा की गई थी। इस विषय में जो महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं वे हैं नंबर 1 शट डाउन विथ लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम। इसमें यह सिफारिश की गई है कि शटडाउन प्रक्रिया के साथ लॉकआउट और टैग आउट के प्रावधान के साथ व्यक्ति का नाम, पद नाम और फोटो प्रदर्शित करना लागू किया जाएगा। जब भी किसी भी स्विच गियर को लॉक नहीं किया जा सकता है तो उसे मॉडिफाई किया जाएगा या लॉक करने में सक्षम बनाने के लिए रिप्लेस किया जाएगा। नंबर 2 स्पेसिफिक वाइज ट्रेनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पर्सनल। इसमें बताया गया है कि जब भी कोई नई इलेक्ट्रिकल मशीनरी या उपकरण इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नौकरी या प्रोफाइल के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन होगा, वर्किंग वोल्टेज में परिवर्तन होगा या वर्किंग प्लेस में परिवर्तन होगा, तो सभी इलेक्ट्रिकल कर्मियों को स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्चुअल लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर। वैसे कॉन्ट्रैक्टर जो किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस व रिपेयर के कामों में लगे हुए हैं, उनके पास एक वैलिड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस होना चाहिए जो किसी स्टेट लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। तो ये तो हो गया पहले सब्जेक्ट के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन माइनिंग सेक्टर, यानी खनन क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भूमिका।
इस सब्जेक्ट में कई सारी सिफारिशें हैं, परंतु हम लोग कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सिफारिशें ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिजिटाइजेशन ऑफ IME, PME एंड VT। इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी की IME, PME व VT की जानकारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपलोड की जाएगी और उसे उसके आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। इसमें IME का मतलब होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, PME का मतलब होता है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन एंड VT का मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। नंबर 2 इज़ डिजिटाइजेशन ऑफ फॉर्म A। इसमें बताया गया है कि रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि फॉर्म A में रखी जाती है उसका रखरखाव भी डिजिटल फॉर्म में किया जाएगा व प्रत्येक कर्मचारी की IME, PME, VT और आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। नंबर 3, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि खान में काम करने वाले सभी व्यक्तियों की हाजिरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से लगाई जाएगी। जहां तक संभव हो आधार नंबर बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को लागू किया जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम का लोकेशन मैनेजर तय करेंगे। नंबर 4, यूज़ ऑफ स्मार्ट डिजिटल टोकन्स। खान में कार्य के दौरान ऑन द स्पॉट आसान पहचान के लिए सभी कर्मियों को स्मार्ट डिजिटल टोकन इशू किया जाएगा। ऐसे स्मार्ट डिजिटल टोकन में प्रत्येक कर्मचारी की पूरी फॉर्म A की जानकारी सम्मिलित होगी। नंबर 5, मशीनरी रेफरेंस नंबर ऑन ऑल मशीनरी। खान में तैनात मशीनरी की पहचान के लिए एक यूनिक माइन स्पेसिफिक मशीनरी रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। ऐसे मशीनरी के टेक्निकल डिटेल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म में उपलब्ध किया जाएगा। नंबर 6, डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ ऑल मशीनरी। डिजिटल ट्रैकिंग की एक प्रणाली लागू की जाएगी जो खान सीमा के भीतर कार्य के दौरान सभी परिवहन मशीनरी की लोकेशन पर नज़र रखेगी। नंबर 7, डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस स्टैचुअरी एंड नॉन स्टैचुअरी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। खान में एक डिजिटल सिस्टम का विकास किया जाएगा जो वैधानिक व गैर वैधानिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखेगा, जैसे ग्राउंड मूवमेंट, ऑपरेटिंग मशीनरी की स्थिति, सील्ड ऑफ एरिया की वातावरण इत्यादि। नंबर 8, डिजिटाइजेशन ऑफ प्लान, सेक्शंस, रिकॉर्ड, रिटर्न्स एंड रजिस्टर। खान में एक डिजिटल सिस्टम का विकास किया जाएगा जिससे खान के नक्शे, सेक्शन, रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स हमेशा अपडेटेड व उपलब्ध रहेंगे। नंबर 9, डिजिटल सिस्टम फॉर रेस्क्यू इक्विपमेंट, ट्रेंड मैन पावर ETC। खानों के रेस्क्यू इक्विपमेंट व ट्रेंड मैन पावर की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित की जाएगी ताकि खदान दुर्घटनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए तुरंत जुटाव सुनिश्चित किया जा सके। तो ये तो हो गया दूसरी सब्जेक्ट के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है प्रिवलेंस ऑफ न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस अमॉन्ग्स्ट वर्कर एंड डस्ट कंट्रोल मेजर्स। इसमें भी हम लोग कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सिफारिशें ही डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज़ रिडक्शन ऑफ परमिसेबल लिमिट ऑफ रिस्पिरेबल डस्ट। इसमें यह सिफारिश किया गया है कि रिस्पिरेबल डस्ट को जहाँ तक संभव हो कम किया जाए। यदि फ्री सिलिका की प्रतिशत मात्रा 5% तक हो तो उसका परमिसेबल लिमिट 1 मिलीग्राम प्रति घन मीटर हो, और अगर फ्री सिलिका की प्रतिशत मात्रा 5% से अधिक हो तो सिलिका को 5 से भाग देने पर जो संख्या आता है उतना मिलीग्राम प्रति घन मीटर परमिसेबल लिमिट होगा। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टोन क्वारीज वर्कर। भारत में कई तरह के पत्थर की खदानें हैं, चाहे वो लाइमस्टोन की हो या सैंडस्टोन की हो। इसमें ये सुझाव दिया गया है कि पत्थर की खदानों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की चिकित्सा जांच प्रत्येक साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए व चेस्ट रेडियोग्राफी हर 2 साल में कम से कम एक बार। नंबर 3, क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर। इसमें यह सिफारिश किया गया है कि सभी माइनिंग कंपनियों में कम से कम एक डॉक्टर ऐसा होना चाहिए कि OH में क्वालिफाइड हो, OH यानी ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्वालिफाइड हो, और ILO क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ में ट्रेंड हो। इस पर ज़रूरत पड़ने पर DGMS ट्रेनिंग के लिए सुविधा प्रदान कर सकते हैं। नंबर 4, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लोज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप।
इसमें यह सिफारिश किया गया है कि खान के सभी ऑनर जहां तक संभव हो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को परमानेंट बेसिस पर रखेंगे और कर्मचारियों की संख्या में बार बार बदलाव नहीं करेंगे। इसके अलावा इनकी जानकारी फॉर्म ए में रखी जाएगी और उन्हें सभी वैधानिक व अन्य लाभ दिए जाएंगे। नंबर 5, क्वार्टरली रिटर्न फॉर रिस्परेबल डस्ट। इसमें यह सिफारिश किया गया है कि प्रत्येक खान के ओनर खान के कार्यस्थलों में रिस्परेबल डस्ट बनने से रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में हर 3 महीने में रिटर्न भेजेंगे। तो ये तो हो गया तीसरी सब्जेक्ट के बारे में की गई सिफारिशें। अभी हम लोग बात करते हैं 4th सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है स्ट्रैटेजीज फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन इन कोल माइंस। इसमें भी हम लोग कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सिफारिशें ही डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज़ डेवलपमेंट ऑफ PHMP, यानी प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान। इसमें बताया गया है कि SMP PHMP को डेवलप करने को प्राथमिकता देगा। वह PHMP का डेवलपमेंट रिस्क असेसमेंट के आधार पर होना चाहिए। नंबर 2, इंक्लूजन ऑफ गाइडलाइंस फॉर इमरजेंसी विथड्रॉवल एंड री एंट्री प्रोटोकॉल इन SMP। वैसे सभी प्रिंसिपल हजार्ड जिनकी पोटेंशियल अनेकों फैटलिटीज़ करने की है, SMP में इमरजेंसी में बाहर निकालने और री एंट्री प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश सम्मिलित होंगे। ऐसे दिशा निर्देश ट्रिगर्ड एक्शन रिस्पांस प्लान के ऊपर आधारित होंगे। नंबर 3, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ ऑल नियर मिसेस और इंसिडेंट्स। सभी खानों के ओनर, एजेंट और मैनेजर अपने कर्मियों को प्रोत्साहित करेंगे कि वह सभी नियर मिसेस या इंसिडेंट्स के रिपोर्ट व रिकॉर्ड करें, जिससे भले ही किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन उसकी क्षमता किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी को क्षति करने की है। नंबर 4, क्लोज कॉन्टैक्ट विद स्पेशल फोर्सेस लाइक NDRF, SDRF, ETC। प्रत्येक ओपन कास्ट खान के ओनर, एजेंट और मैनेजर खान में इमरजेंसी स्थिति में लड़ने के लिए उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएंगे। वे स्पेशल फोर्सेस जैसे NDRF और SDRF के साथ नज़दीकी संपर्क में रहेंगे व समय समय पर ऐसे स्पेशल फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराएंगे। तो ये तो हो गया 4th सब्जेक्ट के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं 5th सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। नंबर 1, नो मोबाइल इन एक्टिव जोन ऑफ माइन। कोई भी कामगार या पदाधिकारी खान के सक्रिय क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान कोई भी मोबाइल नहीं ले जाएगा। हालांकि मैनेजर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इसमें छूट दे सकते हैं। नंबर 2, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ टू कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। प्रत्येक खान के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को खान के सक्रिय क्षेत्र से बाहर उचित रहने की सुविधा दी जानी चाहिए। इसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के रहने के लिए सुविधा बनाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्टर को उचित ज़मीन या साइट देगा जिससे वह आवासीय सुविधा बना सके। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने पर कॉन्ट्रैक्टर ऐसी ज़मीन व साइट वापस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हैंडओवर कर देगा। नंबर 3, SOP फॉर व्हीकल डिप्लॉयमेंट डेंसिटी। प्रत्येक ओपन कास्ट माइंस के मैनेजर व्हीकल डिप्लॉयमेंट डेंसिटी को नियमित करने के लिए SOP बनाएंगे। ऐसे SOP उचित रिस्क असेसमेंट प्रक्रिया के आधार पर बनाए जाएंगे। नंबर 4, असेसमेंट ऑफ स्किल बिफोर जॉब। किसी भी व्यक्ति को किसी भी नौकरी में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि प्रबंधन द्वारा उसके स्किल का आकलन नहीं किया जाता। नंबर 5, स्किल डेवलपमेंट यूजिंग मॉडर्न गैजेट्स। आधुनिक गैजेट्स जैसे ट्रेनिंग वीडियोस, सिमुलेटर्स, वर्चुअल रियलिटी का उपयोग मौजूदा और नए नियुक्त कर्मचारियों को स्किल करने व बढ़ाने में किया जाएगा। सो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक DJMS रिकमेंडेशन ऑन 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। जाते जाते आप लोगों से एक सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि ऐसे रिकमेंडेशन से
आपके प्रोफेशनल लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए सवाल पहले जान लेते हैं। सवाल ये है कि जब 12वीं नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो तत्कालीन चीफ इंस्पेक्टर कौन थे। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं, नहीं तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।